candidates and welcome to Government Crackers. This is Kavita and today we are going to talk about the major reasons that are responsible for serious examination failure. So आप बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स नहीं अटेन हो रहे हैं, सेटिस्फाइड नहीं है अपने परफॉर्मेंस से, सब कुछ ट्राई कर लिया मगर फिर भी रीजंस ऑफ फेलियर नहीं समझ आ रहे हैं। अभी तक आपने अपनी प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की है, एग्जामिनेशन इज देयर इन अप्रैल, टाइम बहुत कम है, बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में, तो क्या करें, कैसे करें? सो नंबर वन थिंग, 2 से 3 बातें हैं, इन्हें सबसे पहले सॉर्ट करिए और उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अब आपको अपना अप्रोच बनाना चाहिए कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन आप स्टार्ट करेंगे तो कैसे क्लियर कर पाएंगे। नाउ सबसे पहले होता है बच्चों लेथार्जिक अप्रोच, कि आपने फॉर्म फिलअप कर दिया लेकिन अब आपका खुद का मन नहीं है, कि आप फॉर्म नहीं देना चाह रहे, या उसका सिलेबस देख के पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि आप अच्छे से इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं हो पाई आपकी, तो वो मन नहीं कर रहा है पढ़ाई का, वो फील नहीं आ रही है पढ़ाई में, कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा। एक तो हो गया ये रीजन, तो इसको सबसे पहले आपको अभी साइड करना है, किस तरह से आप अपनी चीजें मैनेज कर सकते हैं ये मैं अभी आपको इस सेशन के आगे बताने वाली हूँ। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो है द सराउंडिंग दैट यू हैव। सो इफ यू हैव नेगेटिव पीपल अराउंड यू, चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे वो आप रिलेटिव्स हो, या इवन एट टाइम्स योर पेरेंट्स एज वेल। तो पेरेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, वी कैन एटलीस्ट आस्क देम कि नहीं आप हमें प्लीज सपोर्ट करिए। पेरेंट्स डेफिनेटली सपोर्ट कर रहे हैं, सबके पेरेंट्स होते हैं, जब रिजल्ट नहीं आता है तो दे आर ऑल्सो वरीड अबाउट अस कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, क्या हमारी मेहनत में कमी है, क्या उनके तरफ से किसी एफर्ट्स में कमी है। तो पेरेंट्स को आप एटलीस्ट हेल्प आउट कर सकते हैं दैट येस आई एम ट्राइंग समथिंग डिफरेंट दिस टाइम, प्लीज हेल्प मी आउट एंड प्लीज सपोर्ट मी। बाकी चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो या रिलेटिव्स हो, जो नेगेटिव पीपल है इस तरह के, जो कहते हैं कि नहीं यार ये एग्जामिनेशन तुम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, तुम फेल हो जाओगे, इस तरह के लोगों से कुछ टाइम तक आप दूर रहें। आई वुड से डोंट से एनीथिंग बट जस्ट ट्राई टू स्टे अवे, ट्राई टू अवॉइड देम, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट द मोटिवेशन पार्ट। यूजुअली क्या होता है, जो कि यूजुअली पीयर प्रेशर में होता है, हम 2 घंटे पढ़ाई करते हैं, उसके बाद ये दिमाग में आता है कि यार मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन लेके आते हैं। ये जो मोटिवेशन वाला वर्ड है, अगर अब तक आप मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं देन डेफिनेटली आपको पता ही नहीं कि आपका एम क्या है, गोल क्या है, बिकॉज मोटिवेशन आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने 2 घंटे पढ़ाई की और 4 घंटे इंस्टाग्राम और 4 घंटे यूट्यूब पे हम मोटिवेशन की वीडियोस देखते रह जाते हैं, रात बीत जाती है, दिन बीत जाता है, पता भी नहीं चलता, और वो टाइम मैनेजमेंट जो होता है वो सब स्पॉइल हो जाता है। चाहे आपने कोई शेड्यूल बनाया हो, चाहे टाइम टेबल बनाया हो, सब कुछ स्पॉइल हो जाता है। सो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस। थर्ड इज योर कंसिस्टेंसी एंड एफर्ट। जब आपको पता है आपको एग्जामिनेशन देना है, नाउ यू हैव नो अदर ऑप्शन, और आपको वो एग्जामिनेशन ही फोकस है, आपका गोल है, तो उसके बाद भी जो कंसिस्टेंसी चाहिए होती है वो कंसिस्टेंसी आप दे नहीं रहे। अगर आपने डेली का 2 घंटे या 3 घंटे सोचा है, तो आप वो 2-3 घंटे क्या ऑनेस्टली दे रहे हैं, क्या वो क्वालिटी टाइम है या सिर्फ क्वांटिटी टाइम है, ये आपको एक्चुअली सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रायोरिटी। क्या आपके पैरेलल और भी बहुत सारी चीजें चल रही, क्योंकि वी ऑल आर ग्रेजुएट, तो हम एग्जामिनेशन देते हैं पर दिमाग में ही रहता है कि यार किसी भी एग्जामिनेशन में हो जाना चाहिए, या पैरेलली मुझे जॉब का भी देखना है, मैं साइड बाय साइड ये वाला एग्जामिनेशन भी ट्राई कर रहा हूँ, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो वो मेरी प्रायोरिटी बैकअप प्लान है। तो कभी कभी क्या होता है, जो हमारा बैकअप प्लान होता है वो हमारी प्रायोरिटीज को ओवरकम कर लेता है, यानी जो हमारी मेन प्रायोरिटी होती है वो साइड हो जाती है, और जो हमारा बैकअप प्लान है वो प्रायोरिटी की तरफ आगे आने लगता है। तो इसको मैनेज करना इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये 4 बातें बिल्कुल समझ लीजिए जो मैंने आपको बताई हैं, इनका ध्यान रखें। और अब आते हैं कि सीडीएस की प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि इतनी बार फेलियर्स हो गए, और मैं हकीकत बताऊं ये एग्जामिनेशन इतना टफ भी नहीं है कि आप इसे क्लियर ना कर पाए। अगर आपने एक सही स्ट्रैटेजी, सही मैनेजमेंट और कंसिस्टेंसी के साथ किया, तो अगर अभी भी even 3 months before if you have started your preparation you can clear your examination very easily। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास टाइम कम है तो बिल्कुल शॉर्ट टॉपिक्स को पढ़ें जो एग्जामिनेशन में आएंगे, उन शॉर्ट टॉपिक्स की प्रैक्टिस करें। आई एम टेलिंग यू 3 months रेगुलर 4 to 5 hours is sufficient to clear this examination। हर चीज कवर करने की जरूरत नहीं है, कवर वो सेक्शंस आप करिए जिसका 70 to 80% जो है वो एग्जामिनेशन में आता हो। सब कुछ नहीं पढ़ना, मैं खुद कह रही हूँ कि सब कुछ पढ़ने का टाइम अब नहीं रह गया है, अब हम चाह के भी सब कुछ नहीं कवर कर सकते। तो हमें करना है कंसिस्टेंट शॉर्ट नोट्स के साथ प्रिपरेशन अपनी, जिनका हम क्विक रिविजन कर सके, जिनको हम आगे यूटिलाइज कर सके, कि जब हम प्रैक्टिस करें या जब हमें उन्हें रेफर करना हो तो वो वन गो में हम इजीली कर सकें। सबसे पहले बात कर लेंगे टॉपिक्स की, किस तरह से हमें टॉपिक्स कवर करने हैं, और उसके बाद किस तरह से हमें अपने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को आगे फॉलो करना है। तो देखिए इंग्लिश में हमने बोला था अप्रोक्सीमेटली
अप्रोक्सीमेटली 120 क्वेश्चंस आते हैं आपके। अब 120 क्वेश्चंस का डिवीजन क्या होता है, आपके सिनोनिम्स के 10 क्वेश्चन आते हैं, एंटोनिम्स के 10 क्वेश्चन आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 2 क्वेश्चंस आते हैं, यानी 2 पैसेजेस होते हैं जिनमें 5-5 क्वेश्चंस होते हैं, तो टोटल आपके 10 क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हो गए। पैरा जंबल सेंटेंसेस यानी पैराग्राफ इन जंबल्ड फॉर्म आता है, उसके 10 क्वेश्चंस आते हैं। एरर स्पॉटिंग आपका 10 क्वेश्चन आता है। जंबल सेंटेंसेस को आपको सूटेबल सेंटेंसेस में अरेंज करना होता है, यानी मीनिंगफुल सेंटेंसेस में, उसके 10 क्वेश्चन आते हैं। इडियम एंड फ्रेजेस के 10 क्वेश्चन आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के 10 क्वेश्चन, पार्ट्स ऑफ स्पीच के 10 क्वेश्चन, स्पेलिंग मिस्टेक्स के 10 क्वेश्चन, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन 10 क्वेश्चंस एंड डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच के 10 क्वेश्चंस आते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दिस आपके सीरियस एग्जामिनेशन में कोई भी और सिलेबस इंग्लिश का नहीं आता। तो आई वुड से रेदर कि जो जो मैंने बताए हैं आप इन्हीं को फॉलो करें और इन्हीं को प्रिपेयर करें, क्योंकि एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ क्वेश्चन आते हैं। ये पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है, आप चाहें तो प्रीवियस ईयर के सीडीएस के पेपर से क्रॉस चेक कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह आपका जो है पूरा का पूरा इंग्लिश का पेपर आता है जिसमें 120 मार्क्स होते हैं। सो आई होप आई एम वेरी मच क्लियर ऑन दिस। और अब इसको सॉल्व करने के लिए, इसको पढ़ने के लिए क्या टेक्निक्स होनी चाहिए, आइए वो डिस्कस करते हैं। सो टिप्स फॉर इंग्लिश वुड बी कि आप डेली 2 पैसेजेस एटलीस्ट पर डे आज से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। यानी इफ यू वांट टू गिव द एग्जाम एंड इफ यू सीरियसली वांट टू क्वालिफाई इट, तो डेफिनेटली आपको रेगुलर अब होना पड़ेगा और हार्डवर्क करना पड़ेगा। सो ज्यादा आपको टाइम नहीं देना है, क्योंकि इंग्लिश सेक्शन जो है काफी स्कोरिंग सेक्शन है एंड ये पूरा का पूरा एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है आपके सीरियस एग्जामिनेशन को क्लियर कराने के लिए। सो 100 में से यूजुअली स्टूडेंट्स का टारगेट ये होता है कि वो अपने कट ऑफ के टारगेट को यहीं से अचीव कर ले जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर ले जाते हैं अबव 70, 80 और 85, तो अगर आप 20 या 30 मार्क्स अगर आप जनरल नॉलेज में गेन कर लेते हैं या अपने सेक्शनल कट ऑफ को भी क्लियर कर लेते हैं, तो आप इजीली जो है इस एग्जाम को क्वालिफाई कर ले जाएंगे, ठीक है। सो इसीलिए इंग्लिश बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन है, बहुत ही ज्यादा इजी सेक्शन है, सिर्फ थोड़ा सा हार्डवर्क करने की जरूरत है और वो हार्डवर्क भी बहुत इजीली हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखते हैं। आपको मैंने बोला आप 2 पैसेज डेली प्रैक्टिस करिए, 5-5 क्वेश्चन उसमें से आते हैं। आपको मिस स्पेल्ड वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है। एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स अगर आप 20 डेली सॉल्व करें तो जब तक आपका एग्जामिनेशन आएगा दैट विल बी मोर देन इनफ कि आप तब तक उतने ज्यादा एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स को कवर कर चुके होंगे। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस आप 10 डेली प्रैक्टिस करिए। पैराग्राफ करेक्शन का आप 5 डेली प्रैक्टिस करिए। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच 10 डेली प्रैक्टिस करिए, यानी 10 क्वेश्चंस जितने एग्जामिनेशन में आते हैं इन अ सिमिलर मैनर आप 10 क्वेश्चन प्रिपेयर करिए, 10 प्रैक्टिस करिए, उससे ज्यादा नहीं। ऑल्सो अगर किसी भी चीज में आपको डाउट है इंग्लिश के सेक्शन में, क्योंकि बहुत ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन है, आप इसको लाइटली नहीं ले सकते, माय रिकमेंडेशन वुड बी कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को जल्दी से जल्दी क्लियर करें इंग्लिश में, और अगर किसी भी पार्ट में कोई भी डाउट है प्लीज रेक्टिफाई इट एज सून एज पॉसिबल। और जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू कि इट इज मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन विच कैन हेल्प यू एक्चुअली क्लियर द एग्जाम। सो इस पे आपको फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपने इंग्लिश को कंट्रोल कर लिया तो डेफिनेटली आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम क्लियर करने वाले 2 लोग होते हैं। 80% वो लोग होते हैं जिन्हें ये पता होता है कि वी वांट टू गिव दिस एग्जामिनेशन बट उतनी ज्यादा हार्डवर्क एंड एफर्ट नहीं करते, एंड 20% पीपल आर दोज जो पता होता है जिन्हें एग्जामिनेशन है और वो प्रिपेयर करने लगते हैं बिकॉज दे आर सीरियस फॉर द एग्जामिनेशन। नाउ इट इज योर क्राइटेरिया, इट इज योर चॉइस कि आपको किस कैटेगरी में आना है, वेदर यू वांट टू बिकम अ पर्सन जो एग्जाम दे के आए एंड ही शुड और शी शुड बी अश्योर्ड कि यस मैं तो एग्जाम दे के आ गई एंड आई एम वेरी मच श्योर कि मेरा एग्जाम क्लियर होगा और अब मैं अपने SSBs के लिए प्रिपेयर करूंगी। सेकेंड कैटेगरी ऑफ पीपल आर दोस्त जो एग्जाम दे के आते हैं और वो डिलेमा में रह जाते हैं तो कि हमारा पता नहीं एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा, एंड उस चक्कर में SSB भी प्रिपरेशन ठीक से नहीं करते, उनके SSB डेट्स अगर आ जाती हैं अगर उनका लक अच्छा होता है, और फिर वही है कि यू बिकम अ रिपीटर। तो चॉइस आपके हाथ में है। इफ यू आर सीरियस फॉर द एग्जामिनेशन, इफ यू आर डिजायरस फॉर द यूनिफॉर्म, माई सजेशन इज स्टार्ट प्रिपेयरिंग, डू नॉट वेट।
नेक्स्ट जीके के सिलेबस की बात करूं तो जीके, क्योंकि दिस एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड बाय यूपीएससी एंड थोड़ा सा पैटर्न इसका यूपीएससी से मिलता है, सो डेफिनेटली यस यू नीड टू वर्क हार्ड। और जीके में सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स क्लियर करना होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सेग्रीगेशन नहीं होता, कोई बाइफर्केशन इस सेक्शन में नहीं होता, किसी भी सेक्शन से कितना भी वेटेज एट टाइम्स आ सकता है। बट यूजुअली क्या होता है, अक्सर देखा गया है कि सीडीएस में करंट अफेयर्स काफी ज्यादा मैटर करता है। करंट अफेयर्स में भी डिफेंस रिलेटेड सबसे पहले अगर कोई न्यूज आती है तो यू कवर दैट, देन स्पोर्ट्स रिलेटेड अगर कोई करंट अफेयर्स है, फिर इकोनॉमी आता है, फिर आपके इंटरनेशनल नेशनल्स आते हैं, ठीक है। तो अगर इनसे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं, आप सबसे पहले अपने करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करें पास्ट 6 मंथ्स मिनिमम, और अगर आपके पास टाइम हो तो आप उससे 1 और 2 मंथ्स आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपने करंट अफेयर्स को करना है। उसके बाद आता है आपका स्टैटिक जीके का सेक्शन। स्टैटिक जीके इज वेरी कॉमन और इससे भी कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जामिनेशन में। स्टैटिक जीके में क्या आता है आपका, जैसे कोई डे या थीम उससे पूछ लिया, किसी पर्टिकुलर डेट पे कौन सा डे सेलिब्रेट होता है पूछ लिया, आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बर्ड सेंचुरीज, ठीक है, या फर्स्ट मैन फर्स्ट वुमेन, इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछ ले जाते हैं। हेरिटेज साइट से क्वेश्चंस आ जाते हैं इस एग्जामिनेशन में। तो ऐसे जो स्टैटिक जीके के सेक्शंस है वो ये इंपॉर्टेंट कुछ चीजें मैंने डिस्क्लोज की हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। So if you want to prepare GK syllabus, तो my notes are always there. आप www.governmenttrackers.com पे विजिट कर सकते हैं। वहां पे मेरे नोट्स का प्रॉपर कंपाइलेशन है, जहां पे you'll be getting 250 plus PDFs and बहुत ही nominal rate पे the course is going on. You just visit. If you feel like having the material of the worth rate, then you can buy it. मिसलेनियस में फिर आपका जनरल स्टडीज आता है। इसमें होता क्या है आपका कि जैसे आपका जनरल केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो आता है, और उसमें भी स्पेसिफिक आपको पूरा का पूरा नहीं पढ़ना होता है। उसमें जैसे लॉ रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे केमिस्ट्री में कोई लॉ हो गया, या किसी फिजिक्स में आप देखिए किसी इंस्ट्रूमेंट के वर्किंग का प्रिंसिपल पूछ लिया जाता है, या उससे बेस्ड कॉन्सेप्ट कोई पूछ लिया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पुट अप किए जाते हैं। हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री में आपको वैदिक हिस्ट्री का थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एटलीस्ट ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जिन्हें आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि सीडीएस में क्या होता है, वैदिक हिस्ट्री बहुत पूछी जाती है। मॉडर्न हिस्ट्री आपको पूरा कवर करना होगा। इन दिस पहले सिविलाइजेशन से लेके, और सिविलाइजेशन से लेके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड ऑल दोज एम्पायर्स जो भी अभी इंडिया में स्टैब्लिश हुए हैं, आपको उनसे रिलेटेड पूछना है। स्पेशली दिल्ली सल्तनत की अगर मैं बात करूं तो बहुत क्वेश्चंस, और हर बार एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत का आता ही आता है। उसके बाद ज्योग्राफी में अगर मैं बात करूं तो ज्योग्राफी में आपका जो है इंडिया के जो भी फिजिकल डोमेन है, फिजिकल ज्योग्राफी है, उससे आपको अवेयर होना चाहिए। चाहे वो रिवर्स हो गए, ड्रेनेज सिस्टम हो गया, चाहे वो हमारा वेजिटेशन पैटर्न हो गया, माउंटेन्स हो गए, ठीक है, कौन से माउंटेन्स कहाँ प्लेस्ड हैं, उनके ओल्डर नेम, उनके फ्रेशर नेम, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। और अगर कहीं पे कोई प्रीवियस ओल्डर नेम हो तो यूजुअली उस रेफरेंस में क्वेश्चन, जैसे दिल्ली को पहले इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, तो वो ओल्डर नेम पे ज्यादा फोकस करेंगे, आपको करंट नेम नहीं बताएंगे। तो वो आपके दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि अगर किसी का कोई ट्रेडिशनल नेम पूछ लिया तो उसका मॉडर्न नेम क्या है। उसके बाद पॉलिटी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके इस सीडीएस के एग्जामिनेशन में। पॉलिटी में आपको एटलीस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, और जो बेसिक जो हमारा हायरार्की है सिस्टम का, प्रेसिडेंट, उसके पावर्स, आपका पार्लियामेंट, उसके पावर्स, एमपी के पावर्स, राज्यसभा के पावर्स, ठीक है, लोकसभा के पावर्स हो गए आपके, जुडिशरी सिस्टम के बारे में जानना, जुडिशरी सिस्टम के पावर्स। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं पॉलिटी में, ये आपके कवर होने बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो सिस्टम, हायरार्की क्या है इंडियन सिस्टम की, एंड उनसे रिलेटेड पार्ट्स के बारे में, उनसे रिलेटेड किसी पर्टिकुलर एरा में कोई स्पेसिफिक चीज हुई है, कोई प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे या किसी प्रेसिडेंट के टाइम पे कोई स्पेसिफिक
थिंग अकर करी है, कोई स्पेसिफिक पीरियड रहा है जो काफी हाईलाइट होते चले आ रहा है हिस्ट्री में, तो वो उस तरह से आपको चूज करना है। थोड़ा सा स्मार्ट वे में अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो जीके इज नॉट रियली डिफिकल्ट फॉर दिस एग्जाम। उसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में आपको सबसे पहले तो करंट अफेयर्स विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स के बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो वो ये होता है कि जो भी बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स होते हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, व्हाट इज जीडीपी, वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ ले जाते हैं इन फॉर्म ऑफ डेफिनेशन। तो हमें एट टाइम्स क्या होता है कि डेफिनेशन हमारे सामने होती है या फुल फॉर्म्स बहुत ज्यादा, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, वेरियस टैक्सेस एंड रिफॉर्म्स पूछ ले गए, उनमें बहुत सारे फुल फॉर्म्स आते हैं, वेरियस देयर आर वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, वेरियस बैंक्स, उनके फुल फॉर्म्स, उनके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उनके हेडक्वार्टर्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे इकोनॉमी में डेफिनेटली पुट अप किए जाते हैं, तो वो आपको जानना, लाइक मेजर ऑर्गेनाइजेशंस तो आपको छोड़ने ही नहीं है, वो आपको कवर करना है। तो बहुत ही स्मार्ट वे में हमें इस जीके के सिलेबस को कवर करना है, तो इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी। अगर आपके जो क्वेश्चंस आते हैं दैट आर 120, तो एटलीस्ट अगर आप इस वे में अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली 50-60 क्वेश्चंस आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। आई विल नॉट से कि आप 120 करके, बट येस 50% तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। एंड वहां इंग्लिश में अगर आप अच्छा स्कोर कर लेंगे तो इजीली आपका ये पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जीके सेक्शन के लिए जो मेरे टिप्स रहेंगे वो ये रहेंगे कि एटलीस्ट आप जो न्यूज़पेपर है उसे 6 मंथ्स बिफोर से एवरीडे का न्यूज़पेपर देखें, जिसमें से आपको पॉजिटिव न्यूज कलेक्ट करनी है, ठीक है। न्यूज में भी डो नॉट फोकस ऑन पॉलिटिकल न्यूज, पॉजिटिव न्यूज कलेक्ट करनी है रिलेटेड टू डिफेंस, रिलेटेड टू इकोनॉमी, रिलेटेड टू इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, और समथिंग नेशनल और इंटरनेशनल जिसने वास्ट पॉपुलेशन या सोसाइटी में एक ड्रास्टिक चेंज करा है, तो हमें इस तरह की न्यूज पे फोकस करना है। स्टैटिक जीके कैन नेवर बी चेंज, तो स्टैटिक जीके में जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं देयर इज स्पेसिफिक पैटर्न्स। स्टैटिक जीके तो वैसे बहुत बड़ा है, बड़ा प्रीवियस पेपर्स उठा के भी देख सकते हैं, या स्टैटिक जीके के कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस हैं जो हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो वो आपको यहाँ पे कवर करना रहेगा। डिफेंस सिस्टम, इंडियन डिफेंस सिस्टम को प्लीज कवर करिएगा, चाहे उसकी हायरार्की हो, चाहे उसके वेपन्स हो, मिसाइल्स हो, लेटेस्ट डिफेंस डील्स हो, डिफेंस आपके अपॉइंटमेंट्स हो, तो डिफेंस सिस्टम को आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। जनरल स्टडीज में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आता है उससे रिलेटेड जो लॉज हो गए, रूल्स हो गए, एंड पर्टिकुलरली कुछ सेक्शन जैसे वर्क, फोर्स, प्रेशर, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हर एग्जामिनेशन में आपको मिलेंगे। केमिस्ट्री में आपको केमिकल फॉर्मूला, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, एसिड बेसिस, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे। जीके सेक्शन के लिए वन थिंग इज दैट कि जो आप, क्योंकि जीके सेक्शन बहुत वास्ट होता है, सो यू एक्चुअली नीड टू फिगर आउट कि कौन सा मटेरियल आपके लिए सूटेबल होगा। इसीलिए आपको जीके सेक्शन में एक मटेरियल रखना है, यू हैव टू रिलाई प्रॉपरली ऑन दैट एंड यू हैव टू कीप रिवाइजिंग एंड बी रेगुलर। तो जीके सेक्शन अगर आपने बहुत ब्रॉड कर लिया तो एट द टाइम ऑफ योर रिवाइजिंग इट इज गोइंग टू बी रियली डिफिकल्ट कि आप उसमें से रिवाइज कर पाए। इसीलिए जीके को आपको लिमिटेड रखना है, बट यस जो मटेरियल हो वो ये हो कि ऑथेंटिक हो एंड प्रीवियसली उस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हों। माय नोट्स आर आल्सो अवेलेबल एज आई सेड ऑन www.governmenttrackers.com, जहां पे आपको 250 प्लस कंपाइलेशंस मिलेंगे पूरे सीडीएस कोर्स के लिए, एंड दैट विल बी सफिशिएंट। उसके अलावा आपको बाहर से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगी, एंड द प्राइस इज वेरी नॉमिनल। उसके साथ साथ आपको बहुत सारी एड्स ऑन मिलेंगी, लाइक फ्री मेंबरशिप, न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन फॉर 6 months and various other things. And it is the cheapest course available in the market till now. So if you feel like having worth of the amount that you're paying, so you can go and buy over there. अब बात करते हैं मैथ सेक्शन की। सो मैथ्स में ब्रॉड सेक्शंस में बता देती हूँ, जैसे अर्थमेटिक का सेक्शन आ गया। अर्थमेटिक में सबसे पहले आपका नंबर सिस्टम आ गया, जहां पे नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, इस तरह के क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड आपसे पूछे जाते हैं। सो यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ 8, 9, 10th के एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी सफिशिएंट आपके मैथ्स के एग्जामिनेशन के क्रैक करने के लिए। जो मुझे मेजर चीजें लगी वो मैंने उठा के पूछ लिया कि यहाँ से तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। देन कम्स योर यूनिटरी मेथड, जहां पे आपके टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, टाइम एंड वर्क रिलेटेड क्वेश्चन आता है।
परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, ऐसे क्वेश्चंस तो हमेशा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो दिस कंप्लीट सेक्शन इन अर्थमेटिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद डिविजन एल्गोरिथम, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स रिलेटेड क्वेश्चन, एचसीएफ, एलसीएम, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ठीक, तो अगेन इसमें ये वाला सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अर्थमेटिक में। आप ऑल्सो प्रीवियस के पेपर्स देख सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन्हीं सेक्शंस पे फिर यू कैन स्टार्ट फोकसिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एलजेब्रा। अब एलजेब्रा के अंदर सब टॉपिक्स जो हैं वो आपके वो सिंपल फैक्टर्स पूछ लिए गए हैं, यहाँ पे थ्योरम्स पूछ लिए गए हैं, एलसीएम, एचसीएफ डेफिनेटली, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, देन इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में साइन एक्स, कोसाइन एक्स, टेंजेंट एक्स, ठीक है, वैल्यूज ऑफ साइन, कॉस, टैन, ठीक है, या पर्टिकुलरली एक्स को जैसे बता दें उन्होंने कि 0 रहेगा, 30 रहेगा, 45 रहेगा, 60 रहेगा, 90 रहेगा, उससे रिलेटेड साइन, कॉस, टैन की वैल्यूज क्या करेंगी, और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज यूज करके बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस दिए जाएंगे जहां पे जो डायरेक्ट आइडेंटिटी बेस्ड या फॉर्मूला बेस्ड होंगे, तो वो आप देख सकते हैं। और इवन में इसमें आप ये भी कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन जो है, कौन सा सेक्शन आपके लिए डिफिकल्ट है और कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इजी है। बिकॉज जैसे मैंने बोला, इफ अ वीक इन मैथ्स, अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है एंड यू हैव टू गिव द एग्जामिनेशन, तो उसमें क्या होता है कि आप, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ, ध्यान में रखिए कि सेक्शनल कट ऑफ आपको अचीव करनी है। अगर आप मैथ्स में अच्छा नहीं स्कोर कर पाए तो बाकी 2 पेपर्स आप चूज कर लीजिए, और मैथ्स में जो बेसिक आपका है उन सब्जेक्ट्स को, उन टॉपिक्स को आप क्लियरली अच्छे से कर लीजिए, और जो आप नहीं कर पा रहे हैं यू लीव इट। पहले तो एक बार कोशिश करके देखिए, लेकिन अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। एंड इतना एम कर सकते हैं कि एटलीस्ट आप 20% ऑफ द पेपर करके आए, सो दैट सेक्शनल कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है वो आप ऑटोमेटिकली फुलफिल कर लें। फिर बात करते हैं हम ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में आपके लाइंस एंड एंगल्स, प्लेन्स एंड फिगर्स, थ्योरम्स आ गए, प्रॉपर्टीज आ गए वेरियस एंगल से रिलेटेड, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड, मीडियंस, एल्टीट्यूड्स, ठीक है, फिर प्रॉपर्टीज एंड फॉर्मूलाज ऑफ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, लाइक बेसिक फॉर्मूलाज, आपका सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, सर्कल्स हो गया। तो इस तरह के आपको फॉर्मूलाज, मैंने बोला इसमें याद करने की बहुत जरूरत है क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। ऐसा भी नहीं कि बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस आते हैं विच यू हैव टू कीप सॉल्विंग। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस विद स्मॉल ट्रिक्स आते हैं और वही आपको करना होता है। फिर मेंसुरेशन की बात करें तो एरिया, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्राइंगल, फील्ड, ठीक है, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये भी आपके डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हैं, यू कैन रीअरेंज देम अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। उसके बाद आता है आपका स्टैटिस्टिक्स का। स्टैटिस्टिक्स में आपका डेटा रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, कलेक्शन, टैबुलेशन, स्टैटिस्टिकल डेटा, ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन्स, हिस्टोग्राम, बार चार्ट्स आ जाते हैं, पाई चार्ट्स आ जाते हैं, और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपको सॉल्व करना होगा। तो ये थे आपके मैथ्स के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। जो टिप्स फॉर मैथ्स होगी दैट इज, पहले तो आप रीऑर्डर कर लीजिए कि कौन सा सेक्शन आपके लिए हार्ड है, कौन सा सेक्शन आपके लिए वीक है। उसके बाद डेली आप जो सेक्शन इजी है डेली आप उससे प्रैक्टिस करना शुरू करिए ताकि आपके उसमें काफी अच्छा और एक्सपीरियंस हो जाए। जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं उन्हें आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, सो कीप रिवाइजिंग फॉर्मूलाज एवरी डे। ऑल्सो क्योंकि मैथ्स है, टाइम टेकिंग हो सकता है, इसके चक्कर में हमारे बाकी के क्वेश्चन छूट सकते हैं। सो फर्स्ट वुड बी कि आप मैथ्स लें, अगर आपको कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो तो आप आगे बढ़े, एटलीस्ट पूरे मैथ्स के पेपर को एक बार देखें जरूर कि कौन से क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो फटाफट आप क्या कर सकते हैं, पेंसिल से क्वेश्चंस को टिक कर सकते हैं, सो दैट इट इज इजियर फॉर यू टू आइडेंटिफाई कि यस ये क्वेश्चंस आपको आते हैं और ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन आपने टिक नहीं किए हैं वो आपको पता है कि दैट आर गोइंग टू टेक टाइम, तो उससे इजिली यू कैन गेट अ काउंट ऑल्सो कि आपने 20% को सेक्शनल क्राइटेरिया को क्लियर ऑफ किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना है, किसी भी क्वेश्चन में ज्यादा लंबा टाइम नहीं देना है। आप अपनी ट्रिक्स बना सकते हैं सॉल्व करने के लिए या फॉर्मूलाज को याद करने के लिए, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। एंड जो भी टॉपिक्स मैंने लिस्ट आउट किए, एटलीस्ट 5-5 क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करते हैं तो मैं कहूंगी कि 40-50 क्वेश्चंस हो गए आपके मैथ्स के सॉल्व करने के लिए। तो आप डेली अगर इतना सॉल्व करेंगे तो नवंबर तक डेफिनेटली यू आर गोइंग टू clear lot and you are going to cover lot many portions and उसके बाद कोई डाउट नहीं रह जाएगा कि आप इस सेक्शन में भी मास्टर बन जाएंगे।
ठीक है। अब टिप्स फॉर द कंप्लीट सीरीज पेपर ये रहेंगी कि सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड द पेपर वेरी केयरफुली। पैटर्न मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया, यू कैन गो इट थ्रू अगेन वंस अगेन, ठीक है, गो थ्रू इट इन डिटेल वंस अगेन। प्रीवियस पेपर को अपने सामने रखिए, इस ब्लूप्रिंट के साथ आप मैच करिए और उसके बाद सेल्फ एनालिसिस करिए कि यस इज इट देयर और नॉट। रिलाई ऑन लिमिटेड सोर्स फॉर स्टडी, जैसे मैंने बोला कि आपको बिल्कुल लिमिटेड सोर्स चूज करना है, क्योंकि पैटर्न और सिलेबस बहुत वास्ट है और जितना बताया अगर आप इतना फॉलो कर लेंगे तो आप एग्जामिनेशन क्लियर कर लेंगे, क्योंकि हमारा एम है एग्जाम क्लियर करना और एसएसबी के लिए अप्रोच करना। जब भी आप पढ़ रहे हो स्पेसिफिक रहिए बिल्कुल स्टडी के लिए, क्योंकि जैसे मैंने बोला पेपर इज लिटिल बिट ऑफ डिफिकल्ट एंड ये स्मार्ट स्टडी ही इसमें काम करेगी। अगर आप आज से सारा सिलेबस लेके बैठते हैं तो यू कैन नॉट एक्चुअली कवर द कंप्लीट सिलेबस ऑल्सो, और फिर आप एग्जामिनेशन जाके देंगे तो वहां पे कोई फायदा नहीं होगा। प्रैक्टिस पेपर्स को सॉल्व करिए, यूजुअली जो अनसॉल्व पेपर्स हैं उनको ट्राई करिए आप सॉल्व करने को, क्योंकि आंसर लिखा होता है तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि हम आंसर देख के फिर बिल्कुल उसी के जैसा सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करिए कि आप कुछ पेपर्स अनसॉल्व प्रैक्टिस करिए, उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा जब आंसर्स नहीं होंगे उस पेपर में तो आपको पता चलेगा कि आपको सॉल्व करना और यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली चीजें आपके सामने होंगी। तो रेदर देन पहले सॉल्व उठाने के पहले आप अनसॉल्व पेपर से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। सॉल्व पेपर के लिए अभी हमारे पास काफी टाइम है। अगर आप सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड यू आर एक्चुअली डिजायरस फॉर द यूनिफॉर्म, तो मैं कहूंगी रेगुलर रहिए अपने स्टडीज में। एवरी डे यू नीड टू स्टडी, एवरी डे यू नीड टू रिवाइज, ठीक है। अगर आपके पास अपना मटेरियल दैट इज वेल एंड गुड, आई एम नॉट सेइंग, बट यस आई हैव द कंबाउंड मटेरियल, आई हैव माय ओन नोट्स, तो आई कैन शेयर यू विद ऑल ऑफ यू। सो देयर इज अ कोर्स दैट इज देयर सीडीएस रिटन एग्जामिनेशन का, वेयर यू विल बी गेटिंग 250 प्लस, जैसे मैंने ब्लूप्रिंट डिस्कस करा तो 250 प्लस कंबाइंड पीडीएफ्स, प्रीवियस इज पेपर्स आपको मिलेंगे, स्पेसिफिक मटेरियल मिलेगा, डाउट सेशंस होंगे इफ रिक्वायर्ड, वीकली असाइनमेंट्स, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज, अनलिमिटेड आवर्स है, यानी जब तक आपका एग्जामिनेशन नहीं हो जाता। यू हैव योर ओन फ्लेक्सिबिलिटी, आप जब चाहे तब पढ़ सकते हैं। आपको करंट अफेयर के नोट्स मिलेंगे, सक्सेस टिप्स एंड ट्रिक्स एंड एसएसबी एंड मेडिकल गाइडेंस भी आपको मिलेगी। सो आई होप आपको ये सेशन यूजफुल लगा होगा, आपको चीजें समझ में आई होंगी कि क्या टॉपिक्स आपके रेलेवेंस के हैं। सीरियस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने चाहिए, एंड आई एम श्योर अगर आप सिर्फ इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे देन यू कैन बिकम द मास्टर फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड नॉट ओनली क्लियर दिस एग्जामिनेशन बट ऑल्सो you can attain good marks which will help you out in your merit. I think this session was useful for you. Till then, Jai Hind.